एवरीवन, मैं हूं खुशबू नथौलिया और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल लीगल। आज हम बात करेंगे ऑर्डर 1 रूल 1 to 13 जो डील करता है पार्टीज टू द सूट से। सिविल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए हम प्लेंट डालते हैं। प्लेंट क्या होता है वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, बट आज हम बात करेंगे उन पार्टीज की जो प्लेंट डालती है और जिसके अगेंस्ट प्लेंट डली जाती है। दैट मीन्स पार्टीज टू द सूट। वो पार्टी जो कोई रिलीफ क्लेम करने के लिए प्लेंट डाल के सिविल सूट में प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करवाती है उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ। और जिसके अगेंस्ट वो रिलीफ सॉट की गई है उसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट। ऑलराइट, सो हमारी दो मेजर पार्टीज टू द सूट है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ जो केस डालता है अपनी राइट्स को क्लेम करने के लिए या अपने डैमेजेस क्लेम करने के लिए, और जिसके अगेंस्ट वो केस डालता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। चलो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा एक पार्टीशन का सूट है। एक पर्सन है डिसीज्ड ए जिसकी वाइफ है और 3 बच्चे हैं। ये ए बंदा मर जाता है, मतलब व्हेन ही डिसीज, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इन सब लीगल एयर्स में डिवाइड होगी। अब ये जो सन 1 है ये पार्टीशन का सूट डालता है, तो जब वो पार्टीशन के लिए सूट डालेगा तो ये बंदा है हमारा प्लेंटिफ क्योंकि इसने सूट डाला है और इसको इन सबको पार्टीज बनाना होगा, तो ये होंगे हमारे डिफेंडेंट्स या रिस्पोंडेंट। ऑलराइट, सो दीज आर दी 2 मेजर पार्टीज। नाउ अब जब ये सूट डालता है तो ये सिर्फ इसको पार्टी बनाता है और इसको भूल जाता है, और फर्दर प्रोसीडिंग्स के टाइम भी ये नहीं पता चल पाता कि उसकी वाइफ भी है और डिक्री हो जाती है। तो क्या वो डिक्री वैलिड होगी? क्या वो जजमेंट इनके ऊपर लागू होगी जो उसमें पार्टी ही नहीं थे? वेल नो। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टीशन का सूट है इसमें इन सब का हक है। all the legal heirs of the deceased have the right to claim partition, so they all are the necessary party to the suit. So these are the necessary party जिसको अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे सूट में तो उसकी डिक्री जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स the non-joinder of necessary parties causes or makes the decree ineffective. Similarly, इस सेम एग्जाम्पल में अगर ये जो इस डिसीज्ड की वाइफ है ये अपनी राइट टू क्लेम दैट पार्टीशन को रिलिंक्विश कर देती है, मतलब ये कह देती है कि मुझे इसमें कोई हक चाहिए ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी है वो इन 3 बेटों में डिवाइड हो जाएगी। तो क्या उस पूरी प्रोसीडिंग्स में इस वाइफ का होना जरूरी है? वेल यस, बिकॉज वो उसको एड कर रही है, शी इज हेल्पिंग द कोर्ट टू गिव द डिक्री। ऑल्दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो प्रॉपर्टी है वो इनमें कैसे डिवाइड की जाएगी, कितना प्रोपोर्शन मिलेगा या क्या, क्योंकि इसको कुछ नहीं मिल रहा, बट स्टिल शी इज अ पार्टी टू द सूट। शी हेल्प्स इन कमिंग टू दिस कंक्लूजन एंड फॉर्मिंग द डिक्री, सो दैट इज द रीजन शी बिकम्स अ प्रॉपर पार्टी टू द सूट। सो दैट मीन्स हमारे पास 2 टर्म्स आती है, एक है नेसेसरी पार्टी और दूसरा है प्रॉपर पार्टी। नेसेसरी पार्टी वो जिसको अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपकी डिक्री इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। सिमिलरली प्रॉपर पार्टी वो जो कोर्ट को हेल्प करेगी इन कमिंग टू इन फॉर्मिंग द डिक्री एंड इन द इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम। बट अगर आप उसको पार्टी नहीं भी बनाते हैं तो भी आपकी डिक्री इनइफेक्टिव नहीं होगी। सो
बाइफिकेशंस और कैटेगरीज ऑफ पार्टी जो आपको पता होना चाहिए। मूविंग ऑन, अब हम किसको, जब भी प्लेंटिव है वो अगर कोई सूट डालता है वो अपने साथ उन बंदों को भी ज्वाइन कर सकता है जिनका रिलीफ सेम एक्ट या ट्रांजैक्शन या सीरीज ऑफ एक्ट और ट्रांजैक्शन में है। तो वो पर्सन या तो जॉइंटली या सेवरली या ऑल्टरनेटिव में सूट फाइल कर सकता है। जैसे इस केस में जब हमने पार्टीशन की बात करी, तो अगर ये दोनों चाहें ये दोनों मिलके इनके अगेंस्ट डाल सकते हैं, ये तीनों अगर चाहें तीनों मिलके इसके अगेंस्ट डाल सकते हैं, या अगर कोई भी नहीं चाहता सिर्फ ये अकेला चाहता है ये अकेला भी डाल सकता है। So this is basically that you can join in the plaintiffs who has the same common question of fact or law if involved and whose relief is claimed through the same act or transaction. This is basically done to avoid multiplicity of suits. Similarly, defendants के केस में भी अगर ये दोनों conditions valid होंगी तो हम उनको ज्वाइन करा सकते हैं। So for plaintiff it is given under rule 1 and for defendants it is given under rule 3. Similarly, अगर during the trial कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो plaintiffs ज्वाइन हुए हैं वो एक्चुअली हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को डिले कर रहे हैं, तो वो अगर चाहे तो कोर्ट उनको उस केस से निकाल भी सकता है या फिर और कोई एक्शन भी ले सकता है उनके अगेंस्ट जो हेल्प करे कोर्ट को फॉर प्रॉपरली एडजुडिकेटिंग द केस एंड हैविंग अ स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केस। सिमिलरली डिफेंडेंट के केस में भी वो एप्लीकेबल है। These rights are given under Rule 2 and Rule 3A. Alright. Now, moving ahead, जब हम कोई भी केस डालते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जो डिफेंडेंट्स हैं वो इक्वली लायबल होंगे। एग्जाम्पल, ए ने मुझसे पैसे उधार लिए, ए ने और बी ने ज्वाइंटली मुझसे पैसे उधार लिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 200 रुपीज। नाउ वो दोनों मुझे वो पैसे वापस नहीं करते, तो मैं उन दोनों को डिफेंडेंट बना के उनके अगेंस्ट सूट डाल सकती हूँ टू क्लेम माई मनी बैक। अब उन दोनों में से क्या दोनों 200 रुपए मिलकर हाफ हाफ डिवाइड करके देंगे, दैट मीन्स ए विल पे मी 100 और बी विल पे मी 100, या फिर ए मुझे 50 देगा बी मुझे 150 देगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो किस रेशो में देंगे वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वली आपको रिलीफ उस हिसाब से ही मिले। दैट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑन द केस, ऑन द स्टेटस ऑफ द पार्टीज एंड नंबर ऑफ अदर थिंग। जो कोर्ट है वो जजमेंट दे सकती है अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज, दैट इज गिवन अंडर योर रूल 4। सिमिलरली जो सारे डिफेंडेंट्स हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो रिलीफ क्लेम किया गया है उसमें इंटरेस्टेड हो। जैसे इस केस में अगर वाइफ ने रिलिंक्विश कर दी अपनी राइट तो वो रिलीफ में इंटरेस्टेड नहीं है, बट स्टिल शी इज अ प्रॉपर पार्टी टू द सूट। दिस इज गिवन अंडर योर रूल 5। आपका रूल 6 स्पेसिफिकली बात करता है कॉन्ट्रैक्ट के केसेस की, जैसे प्रॉमिसरी नोट, हुंडीज। इन सब केस में भी आप ज्वाइंटली या सेवरेबली लायबल करवा सकते हैं और केस फाइल करवा सकते हैं। रूल 7 हमें बताता है कि अगर प्लेंटिफ डाउट में है कि उसको किस से अपनी रिलीफ क्लेम करनी है, फॉर एग्जाम्पल सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स थे, उसको एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा कि वो किसको पार्टी बनाए, तो उस केस में वो सबको पार्टी बना सकता है और फिर ड्यूरिंग द ट्रायल कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि किसकी लायबिलिटी एग्जैक्टली बनेगी और कितनी बनेगी। वाई? बिकॉज हमने अभी प्रीसीडिंग रूल में देखा कि सब डिपेंडेंट्स की इक्वल लायबिलिटी हो ये जरूरी नहीं है। नाउ लेट्स कम टू रूल 8 विच इज इंपॉर्टेंट एंड विच टॉक्स अबाउट रिप्रेजेंटेटिव सूट, जिसको आपको
सेक्शन 92 के साथ पढ़ना है। वेल, विद एन एग्जांपल, एक कॉर्पोरेट सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और उनकी सेम ग्रीवियंसेस है अगेंस्ट दी मैनेजमेंट। अब वो सारे अगर अलग अलग सूट डालते हैं, अगर वहां पे 50 एम्प्लॉयज हैं और वो 50 सूट्स डालते हैं, तो इट विल कॉज मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स। बट वहीं पे अगर वो 50 मिलकर कलेक्टिवली एक सूट डालते हैं और अपने में से ही एक बंदे को एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेते हैं, जो सबके बिहाफ पे केस लड़ेगा, प्रोसीडिंग्स में आएगा, डेट्स पे आएगा, हियरिंग्स पे आएगा, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। दैट वन पर्सन आउट ऑफ ऑल ऑफ देम who has the same interest, who claims the same relief against the defendants, वो उन सबको रिप्रेजेंट करता है उस सूट में। अब ड्यूरिंग द ट्रायल अगर वो रिप्रेजेंटेटिव अपने इफ ही इज नॉट एबल टू रिप्रेजेंट द पार्टीज प्रॉपरली, या फिर वो मेलिफाइड हो जाता है, या फिर उसकी इंटेंशंस चेंज हो जाती है, तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन है कि हम एप्लीकेशन फाइल करके उस रिप्रेजेंटेटिव को चेंज करवा सकते हैं। बट उसके लिए हमें सबको, सारी पार्टीज को नोटिस देना होगा, सो दैट एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट। और अगर कोई चाहे तो वो उस पर अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकती है। सो दैट इज अबाउट रिप्रेजेंटेटिव। रूल 9 हमें मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर की बात बताता है। नॉन जॉइंडर हमने देखा जब हम नेसेसरी पार्टीज को ज्वाइन नहीं करते, तो उस केस में हमारी डिक्री इफेक्टिव नहीं हो सकती। और मिस जॉइंडर का मतलब है कि आपने गलती से किसी को ज्वाइन कर दिया जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। हमने देखा था रूल 1 में दैट ये 2 कंडीशंस हैं। दैट मीन्स अगर जो रिलीफ क्लेम की जाती है वो सेम एक्ट या ट्रांजैक्शन से है, या फिर कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ इन्वॉल्व है, उस टाइम में हम प्लेंटिव्स को या फिर डिफेंडेंट्स को अकॉर्डिंग टू रूल 1 and 3 ज्वाइन करा सकते हैं। बट अगर हमने किसी को ज्वाइन करवा लिया जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं था, तो देन इट बिकम्स द केस ऑफ मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज। एंड इस केस में वेदर जॉइंडर और नॉन जॉइंडर, आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं अंडर रूल 13। बट ये ऑब्जेक्शन आपको एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी ही फाइल करना है, या फिर अगर इश्यूज फ्रेमिंग की स्टेज पे है तो एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज या फिर बिफोर दैट टाइम। व्हाई? बिकॉज अब पार्टीज टू द सूट दे नीड टू बी विजिलेंट, they need to be very vigilant when it comes to exercising their rights। और अगर वो खुद ही सावधान नहीं होंगे तो वो आगे उसके लिए ऑब्जेक्शंस क्लेम नहीं कर पाएंगे। सो दैट मीन्स अगर आप इश्यूज फ्रेमिंग तक उसको नहीं ऑब्जेक्ट करते, तो बाद में ऐसा डीम कर लिया जाएगा दैट यू हैव वेव्ड ऑफ दैट राइट ऑफ ऑब्जेक्शन and you will not be allowed to object further during the proceedings or trial. So that's about misjoinder. Now अगर हमने जब सूट फाइल किया, हम किसी का नाम भूल गए, या फिर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स हमें पता चला कि इसमें एक और जने की इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, so that we can come to a conclusion and the defect and the decree may be effective on it. So for that particular thing you have a provision under rule 10 जहां पे आप मेमो ऑफ पार्टीज में, मेमो ऑफ पार्टीज मतलब जब आप सूट फाइल करते हैं उसमें एक मेमो ऑफ पार्टी होता है जिसमें आप पार्टीज की डिटेल्स देते हैं, उनका नाम, उनका एड्रेस, चाहे वो प्लेंटिफ है या वो डिफेंडेंट है। तो आप उस मेमो ऑफ पार्टीज को अमेंड करवाने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और इस केस में भी आपको सबको नोटिस देना पड़ेगा। एंड इफ एनीबडी ऑब्जेक्ट्स देन दे कैन फाइल देयर ऑब्जेक्शंस फॉर द सेम। सो दैट इज ऑल अबाउट पार्टीज टू द सूट।
आई होप आपको समझ आया हो. In case you have any doubt, please put them below in the comment section and I'll see you in the next video. Bye bye.